हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मैं सी अमित पोपली सीओसी एजुकेशन के बिहाफ पर आप सभी सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स का आपके पेपर नंबर 13 मींस कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने अभी नाम में जोर देकर कहा सीएमए फाइनल, इट मींस यहां पर जो भी डिस्कशन होगी वो केवल सीए फाइनल के पेपर के लिए होगी और सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए होगी। कोई और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट इन क्लासेस को मत देखें, क्योंकि ये क्लासेस स्पेशली डिजाइन फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स ओनली है। पेपर का नाम कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, पेपर नंबर 13 है आपका। चलिए जी, सबसे पहले हम इस पेपर की थोड़ी सी डिस्कशन रूपरेखा तैयार करते हैं कि पेपर का नाम क्या है, पेपर कितने मार्क्स का है और इसके कितने पोर्शन होंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। क्या ये लिखने की जरूरत है जो मैं अब लिखूंगा? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, पहले पेज पे ही लिखा होगा। और क्या आप कोई कॉपी वगैरह बनाने की जरूरत पड़ेगी? कोई कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो बुक आपको मिलेगी वो वर्कबुक के फॉर्म में होगी। वर्कबुक मतलब उसके अंदर ही स्पेस होगा लिखने का, जहां जहां जरूरी है वहां लिखने का स्पेस सब कुछ बुक के अंदर होगा। ठीक है, बुक में ह्यूज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो हम क्लासेस के अंदर करेंगे एंड जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बन सके। ठीक है, चले तो सबसे पहली बात, पेपर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। नाम से पता लग रहा है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का मतलब क्या हुआ यहां पर कि मैं कह सकता हूं कि दो तरीके के लॉज यहां पर आ रहे हैं, एक कॉर्पोरेट रिलेटेड और एक अदर इकोनॉमिक लॉ। ये तो दो तरीके के, दो डिफरेंट टाइप्स के लॉ मेरे सिलेबस में हैं। जो कॉर्पोरेट लॉज हैं उनकी वेटेज है 60 मार्क्स की, 60 मार्क्स की, और इकोनॉमिक लॉज की वेटेज है मेरे पास 40 मार्क्स की। ठीक हो गई इतनी बात? मैंने से 60 मार्क्स, तो 60 मार्क्स में मेरे पास क्या क्या आता है? 60 मार्क्स में इंस्टीट्यूट ने मेरे सिलेबस में 3 बेसिक चैप्टर्स दिए हुए हैं। पहला, बेसिकली 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, आई वोंट से बेसिक चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट बेसिकली 3 चैप्टर दिए हुए हैं। बेसिक नहीं है ये, एडवांस लेवल पे पढ़ना, हमने ध्यान रखना। सीएमए फाइनल है, अब इसके बाद थोड़ा ना कहीं पढ़ना, और जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे, विवाह कब कराएंगे फिर? समझ गए ना? तो चलिए, तो हमारे सिलेबस में है कंपनीज एक्ट 2013, हमारे सिलेबस में है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। नाम सुना होगा, नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, हमारे सिलेबस में ही है 2016। और तीसरा हमारे सिलेबस में है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ला 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 गवर्नेंस। लो जी, तो ये तीनों मिलकर मेरा सिलेबस बनता है। कितने मार्क्स का बनता है? द आंसर है 60 मार्क्स का सिलेबस मेरा बनता है, ये तीनों मिलकर। ओके, फिर इकोनॉमिक लॉ में मेरे पास क्या क्या आता है? इकोनॉमिक लॉ में मेरे पास आते हैं टेंटन, मेरे पास आता है पहला पेमा, दूसरा मेरे पास आता है सेबी, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग, नाम सुना होगा, PMLA, मनी लॉन्ड्रिंग नाम सुना हुआ है। फिर मेरे पास आते हैं बैंकिंग या इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्ट, बैंकिंग ऑब्लिग इंश्योरेंस, बैंकिंग ऑब्लिग इंश्योरेंस से रिलेटेड मेरे पास एक्ट आते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? उसके बाद मेरे पास आता है कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन, बैंकिंग इंश्योरेंस कंपटीशन एक्ट, ये सब मेरे सिलेबस का पार्ट बनते हैं। तो ये मेरी 40 नंबर की जंग है जो मैं आपके साथ लड़ूंगा, और आपके साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, और सीओसी एजुकेशन के थ्रू ये सारी की सारी क्लासेस होंगी। तो ये आपका 100 मार्क्स का सिलेबस बनेगा दोस्तों। ठीक है, लिख लिया तो अच्छा, नहीं लिखा तो भी बहुत अच्छा, बुक में सब कुछ दिया हुआ है।
तो चलिए अब हम सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। तो सवाल उठा, सर आज क्या आप कराने वाले हैं? आज आप क्या कराने वाले हैं? सबसे पहले आज मैं आपके सामने कंपनीज एक्ट 2013 शुरू करूंगा। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 शुरू करूंगा और इसके अंदर भी सबसे टेक्निकल जो चैप्टर है वो उठाएंगे। स्टडी मटेरियल पूरा कवर करेंगे। जब जब मैं आपको कहूंगा स्टडी मटेरियल अब आप गो थ्रू कर सकते हो, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को होने के बाद अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखना चाहते हो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देखोगे। हम स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू स्टडी मटेरियल ही चलेंगे, बट ऐसा नहीं कि स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 1 2 3 4। मैं नर्सरी की मैडम थोड़े ना हूं जो कहूं चलो बच्चों पेज नंबर 1, चलो पेज नंबर 2, चलो पेज नंबर, ऐसे थोड़ा ना करना है, ठीक है ना। तो क्यों रीजन होगा कि कुछ ऐसे चलने का, क्योंकि जब हम पहले इस तरीके से चलेंगे ना तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे बनेंगे, क्योंकि पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज यहां पर होगी इस चैप्टर के अंदर। तो इसलिए घबराना मत कि हो हम चैप्टर नंबर 1.5 उठा रहे हैं स्टडी मटेरियल का। आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या हो गया। तो चैप्टर नंबर 1.5 उठा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं और केएमपी कौन होते हैं। ये आपके चैप्टर का नाम है स्टडी मटेरियल के, ठीक है। फिलहाल स्टडी मटेरियल तब देखना जब आपको लगे कि यार कहीं पोपली ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, जो कि होगा नहीं, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो फिलहाल आएगा आपके चैप्टर नंबर 1 पर, नाम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी, ये है जी नाम इसका। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। वो बेसिक टर्म्स की नॉलेज हालांकि आपकी सीएमए इंटर की मैडम ने भी आपको दी होगी। सर मैडम से नहीं पढ़े सर, मतलब सर से पढ़े हैं। अरे भाई पहले तो तुम लोग ना अपनी जन्म पत्रियां चेक करवाओ। अभी तक मैडमें नहीं आई हैं? सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडलियां चेक कराओ कि राहु केतु की दशा ठीक है कि नहीं, तो उनको सही जगह पे पंडित जी को कह के सिर्फ फिट करवाओ। फिलहाल चलिए बेसिक टर्म्स में सबसे पहली टर्म जो मैं आज करने जा रहा हूं आपके साथ उसका नाम है मेंबर। ये देखो जी मेंबर, ये मेंबर को हम दूसरे शब्दों में शेयर होल्डर भी कह सकते हैं। आंसर इज यस, हम शेयर होल्डर भी कह सकते हैं। तो मेंबर या शेयर होल्डर वैसे दोनों एक ही टर्म्स होती हैं, मतलब कभी कभार इन दोनों को अलग ले लिया जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे जहां हम इनकी चर्चा करेंगे कि कब कब अलग हो सकती है, तो इन्हें हम शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं। सब आपकी बुक का ही पार्ट है, देखो। फिलहाल ये होते कौन है, मेंबर्स कह दो या शेयर होल्डर कह दो, मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि जिनके पास शेयर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। बट लॉ में डेफिनेशन क्या लिखी है कि हर वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। ये कुछ ऐसा ही है ना कि बचपन में स्कूल में जब जाते थे तो जाते ही मैडम पहले तो, अच्छा मेरे को तो पहले आज स्कूल की ना वो घटनाएं नहीं भूलती यार भाई साहब। स्कूल में जाते ही एक लड़का खड़ा होता था, मैं कोएड में नहीं पढ़ा, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, केवल लड़के लड़के हुआ करते थे स्कूल में, क्लास में भी। तो पहले जैसे ही टीचर आते थे या कभी कभी मैडम आती थी, इंग्लिश मैडम पढ़ाती थी, तो एक लड़का खड़ा हो जाता था अचानक, क्लास स्टैंड अप, सारी क्लास ऐसे, मतलब मोहम्मद रफी की आवाज या लता मंगेशकर तो नहीं, सारे लड़के थे ना, मोहम्मद रफी की आवाज निकालती थी, मैडम जी गुड आफ्टरनून। ऐसे लग रहा संगीत की शिक्षा में आए हम, नहीं। फिर कभी जाना है वॉशरूम तो मे आई गो, मेरे को तो आज तक इन 2 उंगलियों का मतलब नहीं समझ आया कि मे आई गो टू बाथरूम, बस सीधा पूछ लेता। बट उस टाइम ऐसा सिखाया जाता था स्कूल में, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे टाइम पे भी ये सिखाया जाता कि नहीं, बट हमारे टाइम पे तो ये सिखाया जाता था। बट फिलहाल उसके बाद क्लास में क्या होता था, वो जब मास्टर जी अटेंडेंस लेते थे, हाँ नथु, शंटी, बंटी, रामलाल, ये जो मास्टर जी के पास रजिस्टर होता था, क्या होता था, इस रजिस्टर में उनकी क्लास के सभी स्टूडेंट के नाम लिखे होते थे। दूसरे शब्दों में उनकी क्लास का स्टूडेंट कौन है जिसका नाम इस रजिस्टर पे लिखा हुआ है, उनकी क्लास का स्टूडेंट कौन है जिसका नाम मास्टर जी के इस रजिस्टर में लिखा हुआ है, वो सारे मास्टर जी की क्लास के स्टूडेंट हैं। सेम, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। कंपनी का मेंबर कौन है, हर वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है।
दोबारा बोलता हूं, हर वो व्यक्ति जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है। मेंबर को ही दूसरे शब्दों में हम शेयर होल्डर भी कह देते हैं। तो पढ़ेगा, एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। बोलो ना हाँ, ठीक हो गई इतनी बात। फिर सवाल उठता है डायरेक्टर कौन होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पहले आपकी जनरल नॉलेज चेक करता हूं। मुझे बताइए, मेंबर ज्यादा ताकतवर है या डायरेक्टर ज्यादा ताकतवर है? मुझे फटाफट सोच समझ के बताइए, मेंबर ज्यादा ताकतवर है या डायरेक्टर ज्यादा ताकतवर है? सोचिए, अपने अपने मन में अंदाजे ले लीजिए कौन ज्यादा ताकतवर है। क्या कहेंगे? मुझे लगता है 50% कह रहे होंगे डायरेक्टर, 50% मेंबर। चलो देखते हैं। देखो जी, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन कैसे होता है और कौन करता है और क्यों करता है? मेंबर कंपनी के मालिक कहलाते हैं। मालिक मतलब जिन्होंने कंपनी में कैपिटल लगाई है या पूंजी लगाई है। क्योंकि मेंबरों ने, शेयर होल्डर ने कंपनी में कैपिटल लगाई है तो इसलिए वो तो हो गए मालिक। तो ये कौन है? देखो जी, ऐसा होता है कंपनी में ना, हर एक डिसीजन मेंबर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 32 लाख मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 32 लाख है। मत जे 32 लाख। हाँ, लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है समझेंगे हमारे सिलेबस में, अगर नहीं आता तो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 32 लाख मेंबर हैं, जो देश में भी है विदेशों में भी हैं। अब सोचो, कल्पना करो उस सिचुएशन की जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 32 लाख मेंबर को बुला डाला। वो बेचारा कोई अर्जेंटीना से आ रहा है, कोई अल्बानिया से आ रहा है, कोई अल्जीरिया से आ रहा है, कोई नामीबिया से आ रहा है, कोई बरमूडा से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई चेक रिपब्लिक से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है। इतनी दूर दूर से आए, पूछा हाँ क्यों बुलाया, क्यों बुलाया? कंपनी ने कहा वो स्टेशनरी परचेज करनी थी। तो इन्होंने कहा, फिर कंपनी ने कहा वो पूछना ये था कि नथुलाल से लें या रामलाल से लें। भाई साहब कसम से नॉनवेज अलग दे के जाएंगे कि अबे नालायकों, खुदा का खौफ करो। ये स्टेशनरी परचेज करनी थी, उसके लिए हमें अर्जेंटीना से बुला लिया, बरमुडा से बुला लिया, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज से बुला लिया, केवल इसलिए कि स्टेशनरी परचेज करनी है। वाह 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 वाह, क्या ये काम तुम नहीं कर सकते थे? कंपनी ने कहा हम कैसे करेंगे भाई, मालिक तो तुम हो, मालिक ही डिसीजन लेंगे ना, हम कैसे डिसीजन लेंगे? बात भी ठीक है, मगर मालिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उनके साथ भी गलत है। वो बेचारे ऐसे ऐसे डिसीजन लेने के लिए भी मालिक इतनी दूर दूर से आएंगे। तो अब मालिक क्या करते हैं, इन छोटे छोटे डिसीजंस को लेने के लिए मालिक अपॉइंट करते हैं किसको? डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स कौन हुए? डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कि इंडिविजुअल होंगे, जिनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड लिख देना, बाय, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। अपॉइंटेड बाय मेंबर्स यानी कि मालिक अपॉइंट करते हैं, किस लिए? टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कोई डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे अफेयर्स मतलब वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, अरे शिव 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 शिव। भाई ये वो क्लासें हैं, ध्यान रखना, जहां वर्ड आ गया सन्नी, तो सन्नी का मतलब सन्नी देओल होता है, ठीक है ना? सन्नी का मतलब कोई और फिल्म इंडस्ट्री में मुझे पता भी नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना। डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर का मतलब है बिजनेस। बिजनेस वो जो तुम्हारे दिमाग में आया वो नहीं। बात समझ आई कि नहीं? बोलो ना हाँ। हाँ जी, बिजनेस। इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उन्हें डायरेक्टर्स कहते हैं। तो कौन अपॉइंट करता है इन्हें? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। किस लिए अपॉइंट करते हैं? ताकि डेली रूटीन के जो डिसीजन है वो लिए जा सके। सर कुछ डेली रूटीन के डिसीजंस का कुछ और एग्जांपल्स? हाँ देख लेते हैं ना, इसमें क्या बात है बताइए, अभी देख लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर डेली रूटीन का एग्जाम्पल, नहीं लिखा तो फिर यहां पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। फॉर एग्जाम्पल परचेज
स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, सेल ऑफ गुड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिनको हम 179 के अंदर, सेक्शन 179 के अंदर जो हमारे सिलेबस में है और जाके डेप्थ में पढ़ेंगे भी सही। ठीक है जी। तो ये शेयर होल्डर हुए, डायरेक्टर्स हुए। कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। लो जी, अब हम आते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग के ऊपर। देखो जी, कंपनी में डिसीजन लेने की पावर दो लोगों के पास हो सकती है। एक होती है शेयर होल्डर के पास, एक होती है डायरेक्टर्स के पास। जब मेंबर्स या शेयर होल्डर अपने डिसीजन लेते हैं तो उन डिसीजंस को कितने तरीके से लिया जा सकता है? दो तरीके से लिया जा सकता है। ये आपने सीएमए इंटर के अंदर भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। सीएमए इंटर के अंदर भी पढ़ा होगा, कुछ याद है? पेपर नंबर 5 आपका था ना, वहां पे भी पढ़ा था कि मेंबर दो तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। कुछ याद आया कि नहीं, या छोड़ आए हम वो गलियां? एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू वोट्स अगेंस्ट से। फिर मैडम ने यह भी बताया होगा, ओहो अगर मैडम है तो ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी एक चीज होती थी। इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा हैं या बराबर हैं 3 वोट्स अगेंस्ट से। कुछ याद आया? ऐसा ही पढ़ा था। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा हैं वोट्स अगेंस्ट से, और स्पेशल रेजोल्यूशन एक ऐसी सिचुएशन जहां वोट्स इन फेवर ज्यादा हैं या बराबर हैं 3 वोट अगेंस्ट के। इसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहते थे। तो ये होते थे मेंबर्स की डिसीजन मेकिंग। तो मेंबर्स अपने डिसीजन दो तरीके से लेते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू, एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। अच्छा, आपका सवाल एक दिमाग में ये आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से डिसीजन मेंबर लेंगे और कौन से डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे? तो मैं कहूंगा ये ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैंने अभी भी रेफरेंस दिया सेक्शन 179 का। तो सेक्शन 179 के अंदर ही हम ये चीजें समझेंगे कि कौन से डिसीजन मेंबर्स लेते हैं और कौन से डिसीजन शेयर होल्डर्स लेते हैं। तो वहां जाकर ये चीज हम समझेंगे। ठीक हो गई इतनी बात भी? चले और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो अब मैं आता हूं जी फटाफट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन पर। तो जिस तरीके से मेंबर्स के डिसीजन दो तरीके से हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जैसे आज के बाद मैं OR कहूंगा, और स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे आज के बाद मैं SR कहूंगा। ठीक है जी। इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन भी दो तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से। जहां पर वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट्स अगेंस्ट से। अच्छा, यहीं पर लिख लेना, या मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, आप चाहे तो यहीं पे लिख लेना। लिखना क्या है, लिखो कैन वी से दैट can we say board resolution as ordinary resolution by board of directors? क्या हम बोर्ड रेजोल्यूशन को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं? क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन की डेफिनेशन तो एक ही है। देखना जरा, तो क्या मैं कह सकता हूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन एक ही चीज है? या फिर मैं बोर्ड रेजोल्यूशन को, मैं ये बोर्ड रेजोल्यूशन को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी कह सकता हूं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर आई से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक ऐसी टर्म है जो कि रिजर्व है किसके लिए? केवल शेयर होल्डर या मेंबर्स के लिए।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीच में इंटरवेन नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक ऐसी टर्म है जो ओनली एंड ओनली रिजर्व है केवल मेंबर्स के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कौन सी टर्म आएगी? केवल बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक हो गई इतनी बात? भाई बोलो हाँ। तो यानी कि नॉट अलाउड, ये चीज अलाउ नहीं है, ये चीज अलाउ नहीं है। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, तो ये तो था हमारा पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन, जिसे हमने कहा बोर्ड रेजोल्यूशन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड का नाम है यूनानिमस रेजोल्यूशन। यूनानिमस का हिंदी में अर्थ होता है एक तरफा। जब सब एक तरफ हो जाएं तो उसे हम कहते हैं एक तरफा। अच्छा जी, मतलब जी एक तरफा रेजोल्यूशन मतलब एक ऐसी सिचुएशन, मतलब एक ऐसे सिचुएशन जहां पर सारे के सारे डायरेक्टर, बड़े ध्यान से पढ़ना, ऑल द डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट हैं कहां पर? बोर्ड मीटिंग के अंदर, वो फेवर में वोट करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सारे के सारे डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट हैं बोर्ड मीटिंग में। कौन सी मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग होगी वहां पर ही बोर्ड वोट करेगा। अच्छा, मेंबर वोट कहां करते हैं? जनरल मीटिंग में। एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कहां पढ़ा था? पेपर नंबर 5 में पढ़ा था, याद आ रहा है? एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, पेपर नंबर 5 में पढ़ा था। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अलग होती है जिसे हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी अब हमारे सीएमए फाइनल में है। तो ये कौन सी मीटिंग होगी? बोर्ड मीटिंग। तो दोबारा बोलो, यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट है, कहां? मीटिंग। मीटिंग मतलब कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग में, वो फेवर में वोट कर दें तो इसे हम यूनानिमस रेजोल्यूशन कहते हैं। यूनानिमस रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। ओके, एक काम करते हैं ना, चले आपके सामने एक सवाल आ रहा है, जरा मुझे इस सवाल को देख के बताइए कि वेदर द फॉलोइंग रेजोल्यूशन इज अ यूनानिमस रेजोल्यूशन। बताओ जी, क्या ये रेजोल्यूशन यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि नहीं है? टोटल डायरेक्टर हैं 12, कंपनी के टोटल डायरेक्टर 12 हैं, बट जो मीटिंग में आए हैं वो है 10। अच्छा, 10 मीटिंग में आए हैं, फेवर में आए हैं 9, अगेंस्ट में आए हैं निल, नो वोट है 1 के द्वारा। जरा डेफिनेशन को दोबारा गो थ्रू कीजिए, अपनी बुक में क्या लिखा है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सारे के सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट हैं कहां पर? मीटिंग में। यानी कि मुझे टोटल डायरेक्टर देखना है या मुझे डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग देखना है? द आंसर इज मुझे देखना है डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अगर सारे के सारे डायरेक्टर जो कि प्रेजेंट हैं मीटिंग के अंदर, अगर वो फेवर में आ जाएं, यानी कि जितने डायरेक्टर हैं प्रेजेंट वो अगर फेवर में आ जाएं, तो फिर यूनानिमस रेजोल्यूशन है। मुझे बताइए, 10 मीटिंग में प्रेजेंट है, फेवर में 9 आए, तो क्या ये यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ? द आंसर इज नो, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि यूनानिमस रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन नॉट पास्ड, पास नहीं हुआ। ठीक है जी। चले, अब एक सवाल आपके दिमाग में और आ सकता है इस टाइम तक, वो क्या कि सर ये तो आपने कहा कि आप 179 में बताओगे कि कहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन चाहिए और कहां पर मेंबर के, ये तो 179 में पता लगेगा, पर हमें एटलीस्ट ये तो बता दो, ये तो बता दो कि बोर्ड रेजोल्यूशन कब कब पास होगा और यूनानिमस रेजोल्यूशन कब कब पास होगा। हमें कैसे पता लगेगा? सर हमारे बारे में भी तो सोचो ना। लॉ मेकर ने ना आपकी समस्या का समाधान पहले ही किया हुआ है। पूरे लॉ के अंदर, पूरे कंपनी एक्ट में केवल आपको 3 जगहें ऐसी मिलेंगी, 3, जहां पर यूनानिमस रेजोल्यूशन की बात की गई है, और आपके सिलेबस में उनमें से 2 हैं। यूनानिमस रेजोल्यूशन की बात मैं कह सकता हूं केवल 2 जगह पर है, 2 जगह पर। ओके, पहली जगह सेक्शन 186 के अंदर, दूसरी जगह सेक्शन 203 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट।
इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी पूरे के पूरे कंपनी लॉ के अंदर केवल डिस्कशन है तो किसकी है? बोर्ड रेजोल्यूशन की है। केवल इन दो सेक्शंस के अंदर रिक्वायरमेंट है यूनानिमस रेजोल्यूशन की आपके सिलेबस में। इसके अलावा एक डिपॉजिट का एक है चैप्टर, उसके अंदर रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, लिख लीजिएगा, बुक में ही लिख लो जी। आगे बढ़े। लो जी, हम आते हैं आज सबसे पहले डायरेक्टर की डेफिनेशन पर। अब सवाल उठा, सर अभी भी तो हमने डायरेक्टर की डेफिनेशन की थी। हाँ, जो अभी हमने की थी ना, वो एक जर्नल वर्डिंग्स की फॉर्म में की थी, बट अब मैं सेक्शन की फॉर्म में आ रहा हूं, क्योंकि पेपर में आपको सेक्शन की फॉर्म में लिखना है। जनरल मतलब तो मैंने बता दिया डायरेक्टर का कि एक इंडिविजुअल होता है, जैसे अपॉइंट कौन करता है? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, इसलिए डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। बट ये तो मैंने जनरल मतलब बताया ताकि आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि हो सके। परंतु अब हम समझने जा रहे हैं कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, और आपको ध्यान रखनी है लॉ की डेफिनेशन। तो लॉ की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 34 में दी गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 34 में दी गई है। अच्छा, आपने इसे क्लॉज क्यों पुकारा? आप आप सीओसी एजुकेशन के अगर यूट्यूब पेज पे ही जाएंगे ना, तो वहां मेरी क्लिपिंग मिलेगी आपको कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लॉज एंड सबसेक्शन। तो वहां देखिएगा, तो मैंने वहां सिखाया हुआ सारा कॉन्सेप्ट कि कब क्लॉज पढ़ा जाता है, कब सबसेक्शन पढ़ा जाता है। ये क्लिपिंग जरूर देखना, ठीक है। चलिए, फिलहाल सेक्शन 2 क्लॉज 34 डायरेक्टर का मतलब बताता है। क्या कहता है? कहता है डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर वो है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर अपॉइंट होता है। दोबारा बोलता हूं, डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर वो है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर अपॉइंट होता है। यानी कि हर वो व्यक्ति जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर है, वो कंपनी का डायरेक्टर कहलाता है। हर वो व्यक्ति जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे, वो कंपनी का डायरेक्टर कहलाता है। फिलहाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिएगा, मीनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है जी, जब कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ओ माय गॉड, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मुझे बताओगे कितने होते हैं? सेक्शन 149 अभी आज ही की क्लास में शायद आएगा, वहां पे पढ़वाऊंगा। फिलहाल जब तक मैंने नहीं पढ़वाया, मुझे विश्वास है तब तक भी आपको पता है। प्राइवेट कंपनियों में कितने डायरेक्टर होते हैं? मिनिमम 2। पब्लिक कंपनियों में कितने डायरेक्टर होते हैं? मिनिमम 3। तो प्राइवेट कंपनियों में 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक कंपनियों में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। ठीक हो कितनी बात? चले, तो जैसे ही मिनिमम डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी में होते हैं उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। कैसे मतलब देखिएगा, कहता है जी, ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 3 डायरेक्टर्स हैं ऑन द बोर्ड। आई होप ये तरीका पसंद आ रहा है, जहां बुक के अंदर ही सारा एनालिसिस है। ठीक है, ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 3 डायरेक्टर हैं। एक्सीडेंट में एक डायरेक्टर की मृत्यु हो गई। डिसाइड हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर लेफ्ट ऑन द बोर्ड नाउ। बताइए जी, अब कंपनी के कितने डायरेक्टर रह गए हैं? कंपनी ए लिमिटेड यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3। अब यहां पे कितने थे? 3। 3 में से कितना चला गया? 1, जिसकी डेथ हो गई वो गया। तो बाकी कितने बचे? बैलेंस 2। तो भाई साहब 3 होने चाहिए थे, रहे 2। तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे 2 लोग बचे? द आंसर इज नो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? जैसे ही मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएं तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो यहां तो मिनिमम से नीचे चले गए, तो इसका मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बचे, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रहे, अब केवल डायरेक्टर रह गए। बोलो ना हाँ, ठीक है। तो लिखिएगा नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 10 ओनली 2 डायरेक्टर्स आर लेफ्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम की टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम से नीचे है। एज रिमेनिंग डायरेक्टर्स आर लेस देन मिनिमम, आर लेस देन 3। दैट इज 3 क्या है?
मिनिमम। लिख लो जी, लिख लो फटाफट। चलो जी, तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। एंड कथा को आगे बढ़ाते हुए अब मेरे पास अगली डेफिनेशन एक आ रही है। डेफिनेशन का नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? अगेन सेक्शन 2 क्लॉज 54 मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन बताती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। बहुत ज्यादा ये टर्म आगे यूज होने वाली है, तो ध्यान से समझना कि मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड। हाँ, वैसे आज से पहले सुना तो होगा, पक्की बात है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सुन रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर। ये और बात है कि आज इन डेप्थ बहुत ही गहराइयों के अंदर जाके सीखेंगे कि इस व्यक्ति का मतलब क्या होता है। तो चलिए जी, देखना शुरू करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर। टैन टैन टैन। सेक्शन 2 क्लॉज 54 मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन बताता है, और बताते हुए क्या कहता है? कहता है जी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जी? कौन है? लो जी, मीन्स अ डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर वो डायरेक्टर है। एक बात पक्की हो गई, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है? द आंसर इज यस। बिना डायरेक्टर बने आप एमडी नहीं बन सकते, या एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। हु इज इंटरेस्टेड? इंटरेस्टेड का मतलब होता है डेलीगेटेड, सौंपना, किसी को सौंपी गई है। क्या सौंपी गई है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू। सब्सटेंशियल पावर, वर्ड सब्सटेंशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, कितनी ज्यादा? 10%, 20%, 30%, 40%, कुछ भी नहीं लिखा, बस लिखा सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। ये नहीं लिखा कि कितनी। सब्सटेंशियल पावर का मतलब नहीं लिखा, ओके, बस यही लिखा सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। देखेंगे क्या मतलब है इसका। ठीक है, आगे। ये पावर उसे दी गई है, कहां से दी गई है? या तो कंपनी के आर्टिकल के द्वारा दी गई है, या किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत दी गई है, या किसी रेजोल्यूशन के द्वारा दी गई है। वो रेजोल्यूशन जो कि या तो बोर्ड का होगा या फिर मेंबर्स का होगा, दोनों में से किसी का भी रेजोल्यूशन हो सकता है। तो उस रेजोल्यूशन के द्वारा इसे ये पावर्स दी गई है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है डायरेक्टर जिसे की पावर्स दी गई हैं। कौन सी पावर? सब्सटेंशियल पावर दी गई है मैनेजमेंट की। किसके द्वारा? आर्टिकल के द्वारा, या एग्रीमेंट के द्वारा, या रेजोल्यूशन के द्वारा। ओके, इसमें वो डायरेक्टर भी आएगा, इंक्लूड्स वो डायरेक्टर जो कि ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन बाय वट एवर नेम सो कॉल्ड। वट एवर नेम सो कॉल्ड का मतलब क्या है? वट एवर नेम सो कॉल्ड से फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि आप नाम सुनते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, नाम सुना हुआ है आपने, नाम सुना होगा सीएमडी, आपने नाम सुना होगा सीईओ, शायद ये नाम सुने होंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो ये जो सीएमडी है, या फिर ये जो सीईओ है, या फिर जो प्रेसिडेंट है, क्या ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं? लिखा तो है, कहता है हाँ हो सकते हैं, अगर उनके पास ये पोजीशन है, दिस पोजीशन। यहां पर ये जो वर्ड पोजीशन है ना, या पोजीशन का मतलब है पावर्स। तो यानी कि अगर प्रेसिडेंट या सीएमडी या सीईओ के पास ये वाली पावर्स हैं, कौन सी पावर? जो कि एमडी के पास होती हैं। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कौन सी पावर है, मुझे तो यही पता है बस सब्सटेंशियल पावर है। हाँ, तो वो वही कह रहा है अगर किसी प्रेसिडेंट के पास या सीएमडी के पास या फिर सीईओ, सीएमडी माने तो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी का डेजिग्नेशन देखोगे, इट इज सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है वो।
अच्छा, अलग अलग डेजिग्नेशन है, पूछो मत। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से फैंसी नाम रख रखे हैं और क्या, प्रेसिडेंट। अब कंपनी लॉ में तो ये वर्ड ही नहीं लिखा, सीएमडी कंपनी लॉ में तो ये वर्ड ही नहीं लिखा। आप कौन जाके समझाए मुकेश अंबानी साहब को कि भैया कहां से वर्ड उठा के लाए हो आप, बट फैंसी बन है। और क्या, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। तो क्या कंपनी का प्रेसिडेंट सीएमडी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी एमडी हो सकता है? वो कहता है हां, अगर उसके पास एमडी की पावर है तो। क्या मतलब है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने जो सर्वोच्च नेता होते हैं, जो सर्वोच्च लीडर होते हैं, उसे एमडी नाम ना देकर इन नामों से पुकार लेती है। तो क्या मैं उन्हें एमडी फिर भी कह सकता हूं? हाँ, डिपेंड करेगा अगर उनके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है तो। ले देकर सवाल अभी तक एक ही जगह अटक रहा है, पूछो क्या? वो ये कि सर सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है क्या? कसम से ये बता दो बस, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है क्या, बस मुझे ये बता दो। बस वही तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, वो है क्या। धीरे धीरे वहीं आने की कोशिश कर रहा हूं। चले फिर अब देखो जी, आखिर हम वहां तक पहुंच गए जहां सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। काश यहां ये लिखा होता कि सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये नहीं लिखा। यहां ये लिखा है कि सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट क्या नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा, क्या नहीं है? वो कहता है कई बार ना आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आती हैं, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करना, कॉमन सील लगाना। ध्यान रखना, ये सब सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। ये सब सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो इनके अलावा जो पावर है मैनेजमेंट की, वो सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। बाय गॉड, क्या बची बाकी पावर मैनेजमेंट की? डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है, परंतु केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस तरीके की, ये अगर आपके पास है तो गलती से भी अपने आप को एमडी मत समझ लेना। वो ये लिखा है, बात समझ आई? एक एग्जांपल कराऊं, देखिएगा मेरे साथ, एक एग्जांपल करिएगा जरा। अपनी बुक में देखिएगा, एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेरे साथ आइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या एग्जाम के क्वेश्चन है? नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को एक बार चेक किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ मेरे साथ। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। जिन क्वेश्चनों में आपको परेशानी हो उन्हें मार्क कर लेना, और उन्हें कई बार देखना है जब तक कि वो आपके लिए आसान ना हो जाए, तो जो आपको परेशान करे। तो इसलिए सबसे पहले देखिए आपको परेशान करता है कि नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है जी, देयर आर 4 डायरेक्टर्स इन द 2 Square Limited, मिस्टर राव बीइंग द डायरेक्टर इन द स्टेशन हैज बीन ऑथराइज्ड टू ड्रॉ। राव को ऑथराइज किया गया है टू ड्रॉ एंड एंडोर्स अ चेक or other negotiable instrument on account of the company, and also to direct registration of the transfer of shares and signing the share certificate, whether as per the provision of the Company Act he will be treated as a managing director of the company। बताइए, क्या मैं उसे मैनेजिंग डायरेक्टर कह सकता हूं? क्योंकि उसके पास ये पावर है। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए सब्सटेंशियल पावर होना जरूरी है। सब्सटेंशियल पावर में लिखा है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं आएंगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कौन सी होती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिखना, शेयर सर्टिफिकेट वगैरह पे साइन करना। तो फिर ये पावर तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की है। क्या इन पावर के साथ कोई एमडी बन सकता है? नहीं। तो क्या इसे मैं एमडी कह सकता हूं इन पावर के साथ? नहीं। सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट होना जरूरी है, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, since he is holding just an administrative powers of management thus cannot be termed as MD। तो इसे मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कहा जा सकता। अगर पेपर में आ जाए तो सर हम बस ऐसे 2 लाइनें लिखाएंगे। देखो, मैं पेपर में लिखने के लिए तो अभी आपको सिखा भी नहीं रहा,
वो तो जो आपके पास्ट ईयर के पेपर आए हैं ना, उनके थ्रू सिखाऊंगा कि कैसे आंसर को प्रेजेंट किया जाता है। जब मैं उनको सॉल्व कराऊंगा ना, तब उस टाइम सिखाऊंगा प्रेजेंटेशन भी, कि सीएमए के पेपर में, फाइनल के पेपर में किस तरीके से प्रेजेंट करके आना है। बट फिलहाल मेरा जोर केवल आपके और आपके केवल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे है। तो ठीक हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकता हूं। तो एक बार एमडी की डेफिनेशन मेरे साथ दोबारा रिकॉल कर लीजिए भैया। सेक्शन 2 क्लॉज 54 कहता है एमडी कौन है? एमडी वो है जो कि डायरेक्टर जरूर होगा। यानी कि एमडी बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है? द आंसर इज यस। एमडी वो है जो कि डायरेक्टर जरूर होगा और जिसको सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दी गई है। किसके थ्रू? आर्टिकल के थ्रू, या एग्रीमेंट के थ्रू, या रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, या मेंबर्स के थ्रू। इसमें वो व्यक्ति भी आएगा जो कि ऑक्यूपाई करेगा द पोजीशन। वो व्यक्ति भी आएगा जो ऑक्यूपाई करेगा इस पोजीशन को बाय वट एवर नेम सो कॉल्ड, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, बीट प्रेसिडेंट, सीएमडी, सीईओ, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो। फिर सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना, शेयर सर्टिफिकेट लिखना, कॉमन सील वगैरह लगाना, ये सब्सटेंशियल पावर नहीं होती, ये एक्सक्लूड होती है सब्सटेंशियल पावर में से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन ऐसे ही मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है जिसका मैनेजर। मैनेजर कौन होता है जी? मैनेजर, आइए मैनेजर की डेफिनेशन बनाते हैं। मैनेजर मैनेजर कौन होता है? मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल, यानी कि ओहो, एक बात पक्की है कि जैसे एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, मैनेजर बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, केवल इंडिविजुअल होकर भी आप मैनेजर बन सकते हो। अच्छा, आगे हूं, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल प्लस डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर रहकर एक्सरसाइज करता है क्या? मैनेजमेंट ऑफ होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। व्हेन आई से होल, होल का मतलब क्या है? संपूर्ण, मतलब होल रिप्रेजेंट द 100%। ओह माय गॉड, ये हो क्या रहा है? सब्सटेंशियली द होल, सब्सटेंशियली द होल का मतलब ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100%। तो मैनेजर वो इंडिविजुअल है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में या डायरेक्शन में काम करता है और जिसके पास मैनेजमेंट 100% या फिर ऑलमोस्ट 100% ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है। ओके, आल्सो इंक्लूड द डायरेक्टर और पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर बाय वट एवर नेम सो कॉल्ड। फिर दोबारा, चाहे आप इसे प्रेसिडेंट कह लो या फिर सीएमडी कह लो या फिर सीईओ कह लो, आप किसी भी नाम से पुकार लो। हैं जी? हां, आप किसी भी नाम से पुकार लो, मगर अगर इसके पास मैनेजमेंट ऑफ होल या सब्सटेंशियली ऑफ द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है तो ये मैनेजर है, चाहे वो किसी भी नाम से पुकार लो। तो यानी कि प्रेसिडेंट हो, सीएमडी हो या सीईओ हो, क्या ये मैनेजर भी हो सकते हैं, एमडी भी हो सकते हैं? द आंसर इज यस। डिपेंड करता है कि अगर इनके पास सब्सटेंशियल पावर है तो ये एमडी है, और अगर इनके पास मैनेजमेंट ऑफ होल या सब्सटेंशियली द होल है, ये लाइन ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। पेपर में अगर मैनेजर की डेफिनेशन आ जाए और ये लाइन नहीं आती आपको, ये सेकंड वाली, तो बेटा वहीं से लोटा उठाना और सीधा हरिद्वार निकल जाना, जोर जोर से बोलना हर हर गंगे, बस गंगा मैया पाप माफ करो। ठीक है ना? ये लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलो ना हाँ। तो अगेन अगर आपके पास होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है तो फिर आप मैनेजर हो, और सब्सटेंशियल पावर है मैनेजमेंट की तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो। ले देकर अब आया सबसे पेचीदा सवाल, जिसका सवाल का जवाब आप ही मुझे देंगे। वो ये कि मुझे बताइए कि मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर में से कौन ज्यादा ताकतवर है? टैन टैन टैन, अब ये आपका एनालिसिस चल रहा है। बताइए मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में से कौन ज्यादा ताकतवर है? बुक के अपने इस पेज पे आ जाइएगा। आपकी नजर में ज्यादा ताकतवर कौन है? क्या मैनेजर ज्यादा ताकतवर है या मैनेजिंग डायरेक्टर? दोनों की डेफिनेशन रिकॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉल करो फटाफट। और अब मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? सर नहीं पता लग रहा। अच्छा, नहीं पता लग रहा। चलिए तो एक काम करते हैं ना, पता लगवाने के लिए ना मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो क्लिप लाता हूं जो आपको बताएगी कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। शुरू करूं? चलिए आइए देखते हैं।
और राम, क्या हाल चाल? कहाँ पे आजकल? यार बस सब सही है अपना तो। आजकल हम तो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, आईटीसी में। और तुम बताओ, तुम कहाँ हो? यार मैं भी अब पोपली इंडस्ट्रीज में मैनेजर हूँ। तो दुख हुआ सुन के कि तुम मैनेजर ही रह गए बस। राम तुम सही तो हो ना? मैनेजर तो मैनेजिंग डायरेक्टर से बड़ा होता है। लगता है तुम वो सब भूल गए जो सीए करते हुए पढ़ा था। तो राम लग जाए शर्त फिर। बिल्कुल लग जाए, चलो। नेहरू राम बेटा, तुम गलत कह रहे हो। आप हैं कौन? हम हैं कंपनी लॉ। तो बताएं मैं गलत कैसे हुआ? बेटा राम, मैनेजिंग डायरेक्टर वो होता है जिसे या तो कंपनी के आर्टिकल के द्वारा, या फिर एग्रीमेंट के द्वारा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और या फिर मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सर ये बताइए कि बड़ा कौन हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर? बेटा, बड़ा तो मैनेजर ही होता है। वो कैसे? बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसके पास सब्सटेंशियल पावर होती है मैनेजमेंट की। तो फिर तो बड़ा वही हुआ ना? नहीं बेटा नहीं। मैनेजर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसके पास लगभग सारी पावर होती है कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये कंपनी लॉ हमें और ज्ञान दे। ये क्लियर नहीं हो रहा कि मैनेजर कैसे बड़ा हुआ। बेटा, एक तरफ जहां मैनेजिंग डायरेक्टर सब्सटेंशियल पावर्स रखता है, जिसका मतलब कंपनी में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो ये पावर रखे, वहीं दूसरी ओर मैनेजर लगभग सारी पावर्स रखता है। मतलब कंपनी में एक से ज्यादा तो मैनेजर हो ही नहीं सकता। दुनिया में कितना है, मेरा गम कितना कम है। जी, आशा करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट काफी स्ट्रांग हुए होंगे इस क्लिप के थ्रू। आपको पता लगा होगा कि दोनों में से कौन स्ट्रांग है। एंड ये क्लिप में एक बार सीए का नाम पुकारा गया है कि हाँ जी सीए पे ध्यान दिया होता। ध्यान रखना बेटा, ये क्लासेस जो है केवल सीएमए के लिए है, सीएमए फाइनल के लिए। हालांकि ये क्लिप मैंने तब बेशक बनवाई थी जब मैं सीए फाइनल को पढ़ा रहा था, मगर ये जो आप क्लास देख रहे हो ये सीएमए फाइनल की है, ये सीए की नहीं है। कोई सीए वाला बच्चा अगर देख भी रहा है तो इमीडिएटली बंद करके निकल ले, क्योंकि उसके मतलब का उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ सीएमए फाइनल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड एनालिसिस। अब मुझे सोच समझ के बताना, जरा आंसर्स खुद देना शुरू करना, शाबाश। कंपनी कैन हैव 2 MD एट द सेम टाइम, क्या कहोगे? यस, पॉसिबल है। किसी कंपनी रियल वर्ल्ड में एग्जांपल? यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी के 6 MD हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 MD हैं, ठीक है ना, तो पॉसिबल है, यस। अलाउड। क्या कंपनी में 2 मैनेजर हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। जब एक के पास 100 है तो दूसरे के पास कहां बची नहीं। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल तो रह गया, कौन है एमडी और मैनेजर में से ज्यादा ताकतवर? तुमने एमडी सोचा था मगर आंसर मैनेजर निकला। सर कैसे हो गया ये? मैनेजर कैसे ताकतवर हो गया? मैं तो अपने मोहल्ले में मेरी ब्रांच का मैनेजर वो कंपनी के एमडी से भी ज्यादा ताकतवर है। ना मुन्ना ना, नहीं,
जिनको आप पुकारते हो ना, वो ब्रांच मैनेजर है, वो फाइनेंस मैनेजर है, वो सेल्स मैनेजर है, वो मार्केटिंग मैनेजर है, वो फलाने डिबके मैनेजर हैं। परंतु जिस मैनेजर की हम कल्पना कर रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कंपनी की 100% पावर है। सर कोई एग्जांपल दो ना बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। देखो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजर शब्द को ना इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है, इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये मैनेजर, वो मैनेजर, ट्रेडिंग मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर कि इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब मैनेजर शब्द ही यूज नहीं करता। तो फिर हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कौन सा शब्द यूज करता है? वो शब्द यूज करता है प्रेसिडेंट, वो शब्द यूज करता है सीएमडी, वो शब्द यूज करता है सीईओ। जैसे मुकेश अंबानी की अगर मैं बात करूं, सीएमडी हैं बट उनके पास 100% पावर है, तो एक तरीके से मुकेश अंबानी मैनेजर हैं कंपनी के, ही इज मैनेजिंग द होल अफेयर्स। बात समझ आई? तो इसलिए इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप मैनेजर शब्द नहीं सुनते, इनको और नामों से पुकारा जाता है, और कुछ नाम इन्होंने अपने लिए अपने अलग अलग डेजिग्नेशन रखे हुए हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास कौन सी पावर है। क्या 100% पावर ऑफ मैनेजमेंट है तो फिर वो मैनेजर है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुकेश अंबानी इज एक्चुअली अ मैनेजर फॉर द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बट डेजिग्नेशन उन्होंने अपना क्या लिया हुआ है? सीएमडी, ठीक है। चलिए, तो क्या कंपनी में दो मैनेजर हो सकते हैं? जब एक के पास ही 100% पावर है तो दूसरे को क्या दोगे? बाबा जी को ठुल्लू? तो बचा ही नहीं कोई, नॉट अलाउड, हो ही नहीं सकता। ओके, और आगे बढ़िएगा। कैन कंपनी कैन हैव 1 MD एंड 1 मैनेजर? बहुत डेप्थ वाला सवाल है, बहुत आगे चल के सेक्शन 196 आएगा, वहां पढ़ेंगे, मगर हम आज ही पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कमाल कर दी, बताओ, टैलेंट को चुनौती। क्या कंपनी में एक एमडी और एक मैनेजर हो सकता है? एक म्यान में दो तलवारें। जब मैनेजर के पास 100% पावर है तो एमडी के पास सब्सटेंशियल पावर कहां से दोगे? बची नहीं कुछ, क्योंकि 100% पावर तो इसके पास है, मैनेजर के पास। नॉट अलाउड। बट ये जो नॉट अलाउड है ना, इसे हम देखेंगे। नॉट अलाउड कहां पर देखेंगे? यही बात हमें लिखी हुई मिलेगी सेक्शन 196 के अंदर भी। सेक्शन 196 के अंदर भी यही बात हमें लिखी हुई मिलेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, फिर कहता है मिस्टर डी डेट इज डायरेक्टर है प्लस एमडी है ऑफ द कंपनी, उसने डायरेक्टर के रूप में रिजाइन कर दिया। क्या वो एमडी के रूप में कंटिन्यू कर सकता है? नहीं, क्योंकि एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है। सबसे पहली डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 54, डायरेक्ट एमडी मींस अ डायरेक्टर, तो हो ही नहीं सकता। नो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 54 he shall be डायरेक्टर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, वर्ड शेल डिनोट करता है मैंडेटरी को, ये तो करना ही करना है भाई, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। Mr. D, that is director and MD of the company, resigned as a MD. Whether he can continue as a director, इस पे तो कोई जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा MD बनने के लिए डायरेक्टर बनना जरूरी है, बट डायरेक्टर बनने के लिए MD बनना तो जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टर हो सकते हैं चाहे आप MD ना भी हो तो चलेगा, वही लिखा है ये। हाँ पोपली, अरे पोपली क्या हो रहा है? यस, नो सच रेस्ट्रिक्शन। ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है भैया, ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर वेदर अ डायरेक्टर कैन बिकम अ मैनेजर, देखो मैनेजर की डेफिनेशन जब आप पढ़ते हो सेक्शन 2 क्लॉज 53 में, तो उसमें लिखा हुआ है मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल। तो डायरेक्टर भी तो इंडिविजुअल होता है, तो कोई भी हो सकता है।
इसका मतलब मैनेजर इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टर हो या ना हो। तो इसलिए क्या डायरेक्टर भी मेंबर मैनेजर बन सकता है? द आंसर इज यस, अलाउड। एनी इंडिविजुअल कैन बिकम मैनेजर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर डी डायरेक्टर है प्लस मैनेजर है ऑफ द कंपनी के, रिजाइन कर दिया डायरेक्टर के रूप में, क्या वो मैनेजर के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं? डी जो है वो डायरेक्टर भी हैं प्लस मैनेजर भी हैं, और डायरेक्टर के रूप में रिजाइन कर दिया, क्या वो मैनेजर के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ। एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, मैनेजर होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। तो यानी कि आप मैनेजर के रूप में कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्टर के रूप में रिजाइन भी कर दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, सिंस becoming director, becoming a director for post of manager is not मैंडेटरी। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता जी मिस्टर डी डेट इज डायरेक्टर एंड मैनेजर ऑफ द कंपनी, रिजाइन कर दिया मैनेजर के रूप में। मैनेजर के रूप में रिजाइन कर दिया, क्या वो डायरेक्टर के रूप में कंटिन्यू रह सकता है? क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मैनेजर के रूप में रिजाइन किया, डायरेक्टर के रूप में कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत क्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। यस ही कैन। अब सारे सवाल जो आपने किए हैं एक बार अच्छे से गो थ्रू करके देखो और बताओ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी एमडी और मैनेजर की कॉन्सेप्ट पर? हाँ या ना? मैं आता हूं मीनवाइल अपनी अगली डेफिनेशन पर, जिसका नाम है होल टाइम डायरेक्टर। अगर आप इसे धीरे धीरे हिंदी में पढ़ोगे ना, होल मतलब सारे समय का डायरेक्टर, सुबह से शाम तक जो कंपनी में ही रहता है। इसे हम एक और नाम से भी पुकार सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसे हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम से भी पुकार सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, कौन है? कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि वो जो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, मतलब पूरा वक्त कंपनी में ही रहते हैं, इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। ठीक होगी इतनी बात? आएगा। ये पेज पूरा हो गया, ये पेज पूरा हो गया, क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अच्छा, एक डेफिनेशन जरा मेरे पास रह गई है, उसे देख लेते हैं। केएमपी की मैनेजरियल पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सनल, ये क्या डेफिनेशन है? हालांकि ये डेफिनेशन एक्चुअल में तो तब समझ आती है जब मैं सेक्शन 203 करता हूं। सेक्शन 203 जाकर जब मैं करूंगा तब एक्चुअल में ये डेफिनेशन समझ आएगी, बट फिलहाल इसका नाम क्या है, फिर भी इसका मतलब क्या है? चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, समझना शुरू करते हैं। केएमपी लिखना मत, केवल समझने पे गौर करना। मान लीजिए मेरी कंपनी है जिसका नाम है पोपली
गारमेंट्स लिमिटेड। अच्छा, एक बात मैं वैसे अपने बारे में बताया नहीं कुछ खास, तो मैं बता देता हूं कि मैं ड्राइंग सीखा हुआ हूं और मेरी ड्राइंग की बड़ी तारीफ करते हैं। जो भी बच्चे पढ़ते हैं बड़ी तारीफ करते हैं। कहते हैं जब सर आप ड्राइंग बनाते हो ना तो ऐसे लगता है कि एकदम 3D टाइप लगती है, जैसे बिल्कुल सामने ही वो शख्स खड़ा हो गया है। बड़े चर्चे हैं मेरी ड्राइंग के, शायद तुमने ना सुना हो। और मैं 2 प्राणी ऐसे बनाता हूं जिसके चर्चे काफी दूर दूर तक है। एक है चेतक नाम का घोड़ा और एक है कामधेनु नाम की गाय। तो आपके सिलेबस में भी आएंगे कहीं ना कहीं, तो मैं ऐसा बनाऊंगा जरूर। बट फिलहाल ये बताना इसलिए जरूरी था कि मान लीजिए जैसे इंडिया है, अब भैया जिन्हें भी शक हो कि ये इंडिया नहीं है, पहले वो अपनी ज्योग्राफी की मैडम के पास जाएं जिन्होंने बचपन में पढ़ाया था। उनसे कहें कि पोपली सर ने कहा आज ही रिफंड दे दो, क्योंकि आपने सही नहीं पढ़ाया। ठीक है, मेरी तरफ से यही इंडिया है। अब सुनना जी, पोपली गारमेंट्स लिमिटेड ने क्या किया जी, मैं एक्सपोर्ट करता था, हालांकि यूएसए यहां पर है बट मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यूएसए को यहां डाल रहा हूं। ये यूएसए है, यूएसए। लो जी, तो मैं यूएसए को एक्सपोर्ट करता हूं। क्या एक्सपोर्ट करता हूं? गारमेंट्स। वहां से बदले में पेमेंट आती है। कैसे आती होगी पेमेंट? डॉलर्स में। तो मेरे देश में फॉरेक्स आता है। ठीक है, अब मेरे ऊपर कई कानून लगते हैं। पोपली गारमेंट्स के ऊपर कौन कौन से कानून लगेंगे? फेमा लगेगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं। कंपनीज एक्ट लगेगा। उसके बाद सेल हो रही है, जीएसटी लगेगा। फिर विदेश में जा रहा है, कस्टम लगेगा। फिर इनकम टैक्स लगेगा। और भी पता नहीं कितने तरीके के कानून लगेंगे। मान लीजिए फेमा का पालन नहीं हो पाया। मैं शॉपिंग करने गया हुआ था, अपने लिए पजामा खरीदने गया था, इतने में वहां आए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर आए, क्योंकि फेमा को कौन देखता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है। जैसे इनकम टैक्स को इनकम टैक्स ऑफिसर देखते हैं, जीएसटी को जीएसटी ऑफिसर देखते हैं, ऐसे फेमा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखते हैं। उन्होंने मॉल से ही मुझे उठा लिया और मुझे गाड़ी में डाल के ले गए, बताया भी नहीं। मैं डायरेक्टर था पोपली गारमेंट्स लिमिटेड का, मुझे जाके बताया गया कि तुमने फॉरेन एक्सचेंज आया था। फेमा कहता है कि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज आएगा अगले 7 दिन के अंदर तुम्हें बैंक में जमा कराना है। ये फेमा में हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है ना फेमा, वहां पे हम पढ़ेंगे। बट मैंने कहा हो गया होगा ना जमा? उन्होंने कहा नहीं हुआ। मैंने कहा मगर मेरा सीएफओ, मैंने इसी काम के लिए अपॉइंट किया अपने सीएफओ को, तुमने मुझे क्यों उठाया? उठाना तो उसे उठाओ। कहने लगे नहीं तुम डायरेक्टर हो। क्या ये गलत नहीं है डायरेक्टर के साथ? क्या डायरेक्टर के साथ ये गलत नहीं है कि हर काम में कुछ भी गिल्टी हुआ तो डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा? अरे भाई एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्या क्या करे, वो भी इंसान है। वो कंपनी के बिजनेस को भी देखे, क्रेडिटर को भी देखे, डेटर्स को भी देखे, एम्प्लॉइज को भी देखे, कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी देखे, क्या क्या देखे। इसके लिए लॉ मेकर्स ने 2013 में फिर एक अल्टीमेटली इस चीजों से देखकर, इन एक्सपीरियंस को देखकर लॉ मेकर ने 2013 में एक कॉन्सेप्ट बनाया की मैनेजरियल पर्सन, जिसके पीछे की कहानी ये थी कि लॉ मेकर का कहना था कि हर चीज के लिए केवल डायरेक्टर को दोष दे देना वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्टर के अलावा भी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं। और इसलिए डेफिनेशन डाली गई कि वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन कौन होंगे। इनको नाम दिया गया KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। अब की मैनेजरियल पर्सोनल, इसमें कौन कौन आते हैं देखिएगा। की मैनेजरियल पर्सोनल में कौन कौन आते हैं? सीईओ, कंपनी का सीईओ या एमडी या मैनेजर, सीईओ या एमडी या मैनेजर। सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। लिख लेना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अच्छा, कई अपने को ढूंढ रहे होंगे सर सीएमए कहां है?
ये सीएफओ, ये भी तो सीएमए ही होते हैं। सीएफओ पोस्ट कैसे मिलती है, तो आप सीएओ या सीएसओ या सीएमए हो तो ऐसे ही मिलती है, और क्या, ठीक है ना। फिर आगे कहता है सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज अ केएमपी बाय द बोर्ड। ओ माय गॉड, ये क्या मतलब है? देखो जी, ऐसा है कि ऐसा ऑफिसर जो कि एक लेवल नीचे ज्यादा ना हो, एक लेवल से ज्यादा नीचे ना हो, किसके? उस डायरेक्टर के हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है? WTD, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर। तो ऐसे ऑफिसर जो कि एक लेवल से ज्यादा नीचे ना हो, किससे? होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल से ज्यादा नीचे ना हो। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि एक छोटी सी मेरे साथ ड्राइंग बनाएंगे क्या? मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, कुछ देख रहा हूं। अच्छा, बुक में स्पेस देख रहा था मैं कि कहां पे होगा इसका लिखने के लिए तुम्हारा। हाँ 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 हाँ, ओहो हाँ जी, ज्यादा ही नीचे चला गया क्या? बताओ, बुक ही लग रहा है सबसे नीचे चली गई है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे। लो जी, आ गया। हाँ हाँ हाँ, ये देखो जी, यहां पे स्पेस होगा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन के बाद स्पेस है ना, बस यही तो ढूंढ रहा था मैं। क्यों नखरे कर रहा है? वहां चला जा। ये लो जी, यहां पे आएगा। देखो जी, ये कंपनी की हायरार्की होती है। सबसे ऊपर आएंगे एमडी या मैनेजर या सीईओ, ये सबसे ऊपर आएंगे जो नॉर्मली एक ही होता है। फिर यहां पर आते हैं होल टाइम डायरेक्टर, वो इनसे नीचे होते हैं। फिर ये एक कैटेगरी आती है, होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल नीचे भी बड़े गजब के ऑफिसर्स आते हैं। लाइक आपने नाम सुना होगा बिजनेस हेड, नाम सुना है? वीपी, फंक्शनल हेड, जीएम, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट वो WTD से एक लेवल नीचे आती है। तो क्या ये भी KMP है? हाँ, परंतु कब? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्हें कह दे कि ये भी KMP है तो ये भी KMP है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बार ले देकर फटाफट मेरे साथ KMP की डेफिनेशन को रिकॉल करना शुरू करूं? चले, लो जी, KMP कौन है? KMP में आएगा CEO, MD और मैनेजर, CS। मैंने कहा अभी ये डेफिनेशन पूरी तरह समझ ना भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअल में डेफिनेशन समझाऊंगा 203 में जाकर। ये तो खाना पूर्ति कर रहा हूं मैं यहां पर, और कुछ नहीं। 203 सेक्शन जब कराऊंगा तब इन डेप्थ जाके इस डेफिनेशन में डुबकी लगवाऊंगा कि होती क्या है। CS, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो, एक लेवल से ज्यादा नीचे ना हो, किसके? होल टाइम डायरेक्टर के, और जिन्हें KMP डेजिग्नेट किया गया हो, किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा। एंड सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रिस्क्राइब, अभी तक तो कोई प्रिस्क्राइब है नहीं जी, अभी तक तो कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी KMP की डेफिनेशन है जी, और ये हमारी आज की पहली क्लास भी हम लोग करते हैं खत्म। एंड अब अगली क्लास के अंदर हम एक सेक्शन से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सेक्शन 149। तो ये हमारी पहली क्लास थी। आई एम श्योर, आई होप आपको पसंद जरूर आई होगी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए हम मिलेंगे अब अगली क्लास के अंदर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।
टेक केयर, खुश रहिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।